फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सान्या। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टैक्ट ऑफ द रोमन्स विद द सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर्स, इट्स इम्प्लीकेशंस। सो बेसिकली अब तक हम रोमन एम्पायर पढ़ रहे थे और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रोमन्स का ये जो रोमन एम्पायर था इसका कॉन्टैक्ट दूसरे सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर्स के साथ कैसा था। मतलब ये रोमन एक एम्पायर है, रोमन एम्पायर, और भी तो दूसरे एम्पायर्स होंगे ना उस समय। ऐसा तो नहीं सिर्फ रोमन एम्पायर था, और भी एम्पायर्स थे। तो रोमन एम्पायर का दूसरे एम्पायर्स के साथ क्या लिंक था वो हम समझने वाले हैं और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए। ठीक है, शुरू करते हैं। डिफरेंट सोर्सेज थ्रो फ्लड और लाइट ऑन द इंडो रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड। तो अलग अलग सोर्सेज के थ्रू हमें पता चलता है इंडो रोमन ट्रेड के बारे में, ठीक है, जो कि अर्ली पीरियड में हुआ करता था। ट्रेडिंग चलती थी ना, ट्रेड करते थे वो लोग। इन दिस लॉन्ग स्टोरी द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लाइफ इज रेलेवेंट फॉर डिस्कशन। फॉर अलॉन्ग साइड द इंडो रोमन कॉन्टैक्ट देयर डेवलप्ड अ नंबर ऑफ सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर्स। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं किसका कॉन्टैक्ट था, मगध एम्पायर। ठीक है, इन द 5th century BCE a new phase of political development began in the eastern Gangetic plains। 5th century BCE में क्या था, एक नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था। कहाँ पे? ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स में। हेयर आउट ऑफ 16 महाजनपद सम लाइक काशी, कौशला, वत्सा एंड मगध एस्टैब्लिश्ड हेजिमोनी ओवर अदर्स। तो यहाँ पे 16 महाजनपद थे जिसमें से कुछ यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। Kosala and Magad in particular followed an aggressive policy that eventually laid foundation of Magad as the greatest power equivalent to an empire in India। कौशला और मगध ये दो ऐसे पर्टिकुलरली एक एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहे थे जिसके थ्रू फाउंडेशन होता है मगध का, और आगे जाके मगध एक ग्रेटेस्ट पावर बनता है इंडिया में। ठीक है, इक्विवेलेंट टू एन एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, हम देखेंगे ना मगध साम्राज्य, तो कितना बड़ा वो साम्राज्य विकसित होता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एग्रेसिव पॉलिसी जो कि वो फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये मगध एम्पायर के बारे में बोल रहे हैं। रिसेंट रिसर्चर्स हैव कंफर्म्ड दैट द यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स enabled द पीपल टू क्लियर अप द जंगल एंड रिक्लेम द फर्टाइल लैंड एंड दिस लेड टू एन द राइज ऑफ द पावरफुल ईस्टर्न एम्पायर। तो देखो, रिसेंट सर्चेस के थ्रू हमें पता चलता है कि ये जो लोग थे ना, ये क्या करते थे, आयरन टूल्स का इस्तेमाल करते थे और इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके जितने भी जंगल हुआ करते थे जहाँ पे पूरे पेड़ पौधे से भरे हुए हैं, उन जंगल्स को पूरा काट के उस एरिया को पूरा खाली करने के बाद उसको एक फर्टाइल लैंड बना दिया करते थे। और वहीं से इतना सारा एरिया जब उन्होंने क्या किया, क्लियर अप कर दिया, सारे जंगल काट दिए, तो अब वो जो एरिया बचा उस एरिया में उन्होंने क्या किया, अपना वहीं पे राइज अप हुआ किसका, पावरफुल ईस्टर्न एम्पायर का। ठीक है, पावरफुल ईस्टर्न एम्पायर का क्या होता है, वहीं से शुरुआत होता है। तो दैट इज योर मगध एम्पायर। इसके बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ा रहे बिकॉज हम तो सिर्फ क्या समझ जाए कि रोमन्स का किंग किसके साथ लिंक है ना, तो मगध एम्पायर के साथ उसका लिंक था। ठीक है, आज जो हम देखते हैं जहाँ पे हम रहते हैं वो भी कभी जंगल हुआ करता था, है ना। जितना भी एरिया है अर्थ के अंदर, जो भी एरिया है वो सब क्या जंगल, मोस्टली जंगल हुआ करते थे। तो उन एरियाज को क्लियर अप करके तो वहाँ पे सिविलाइजेशन बनाएंगे, अपने जनसंख्या बिठाएंगे, है ना। तो ठीक वैसे ही मगध एम्पायर का भी वही बोला गया है कि उन्होंने क्या किया, लोगों ने जंगल को सारा काट कूट के क्या किया, उस एरिया को फर्टाइल लैंड बना दिया और वहीं पे फिर वो लोग रहने लगे। ठीक है, खेती बाड़ी किया, वहीं पे घर बनाया एंड अपना काम करने लगे, और वहीं से एक पावरफुल ईस्टर्न एम्पायर वहाँ पे बनता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, द साका एम्पायर। About 1000 years after the Aryan invention, India was subjected once again to a new wave of immigrants from central India। 1000 years after the Aryan invention, India, देखो आर्यंस जो आए थे उन्होंने भी क्या किया था, इंडिया को मतलब इंडिया में वो आए थे, वो यहाँ इंडिया के नहीं थे बट वो इंडिया में आए थे, उन्होंने इन्वेशन किया था। ठीक है, इन्वेंशन सॉरी। तो अबाउट 1000 years ऑफ द आर्यंस, मतलब 1000 years के बाद जब आर्यंस आए थे, 1000 years पहले, उस समय तो आर्यंस आए थे, तो आफ्टर 1000 years, उस 1000 years के बाद आर्यंस जब आए उसके 1000 years बाद क्या हुआ, देखा गया कि दोबारा से एक वेव आता है इमिग्रेंट्स का सेंट्रल इंडिया से। सेंट्रल इंडिया से वो लोग आते हैं। ठीक है, दीज वर द साकास। और ये लोग कौन थे, साकास थे। साकास यानी नोमैडिक ट्राइब्स। ये कौन थे, नोमैडिक ट्राइब्स थे। ठीक है, चरवाहे। टुगेदर विद देयर काइंसमैन एंड Scythians, the Sakas become a major threat to the Persian Empire. The first Saka king of India was Mayus. Under him and his successors, the Sakas established a large Indian empire. The Sakas showed sign of decay in the 1st century CE। अब इसको समझो, क्या बोला गया है कि आर्यंस आए थे। ठीक है, आर्यंस ने 1000 years पहले वो लोग आए थे, वो इस दुनिया मतलब सॉरी इस इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे, वो लोग बाहर से आए थे। ठीक है,
तो वो लोग आए रहे, सब कुछ किया। एंड उसके बाद उस 1000 ईयर्स बाद फिर से कौन आए? साकाज आए। उस 1000 ईयर्स के बाद कौन आए? साकाज आए, जो कि कौन थे? नोमैडिक ट्राइब्स थे। ठीक है, ये लोग किंग्समैन के साथ मिलके इन्होंने क्या किया? ये जो द साइथियंस बोला गया है, तो साक्स क्या बन गया? एक मेजर थ्रेट बन गया पर्शियन एम्पायर के लिए। पर्शियन एम्पायर को इन्होंने कैसे भी करके गुरा उठा पटक के फर्स्ट साका जो किंग थे वो कौन बने? मायूस। और इन्हीं के मतलब इनके अंडर और फिर उनके सक्सेसर्स के अंडर जो एक लार्ज विशाल साम्राज्य बना इंडियन एम्पायर में, मतलब इंडिया के अंदर ये विशाल साम्राज्य इन्होंने बनाया। किसने? साका एम्पायर। ठीक है, और साकास का डिके कब देखने को मिला? 1st सेंचुरी सीई में। 1st सेंचुरी सीई में इनका डिके देखने को मिला कि इसकी साइंस है कि इनका यहाँ से डाउनफॉल हो गया। ठीक है, साकास का। अब हम पढ़ेंगे कुशान एम्पायर। In the early 1st century CE, while the Parthians, Sakas, and some other Indo-Greeks were fighting each other, some new invaders were on the way. अब 1st century CE में आप देखेंगे कि पार्थियन, साकाज और इंडो ग्रीक्स ये सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, है ना। उसी समय इनके लड़ने के समय कुछ इन्वेडर्स, कुछ नए इन्वेडर्स उस समय आए। ठीक है, कुशानाज वर अ ब्रांच ऑफ द यूची ट्राइब। कुशानास कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं? यूची ट्राइब। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। द यूची ट्राइब। कुशानास किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं? यूची ट्राइब। हु वर अ नोमैडिक पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो कि चरवाहे थे सेंट्रल एशिया के। आफ्टर क्रॉसिंग द हिंदू कुश, द कुशानास फाइनली सेट अप देयर अथॉरिटी इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ द गंगैटिक बेसिन। तो आफ्टर क्रॉसिंग द हिंदू कुश, जब वो इन्होंने हिंदू कुश को क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया। एरिया है, उस एरिया को जब इन्होंने क्रॉस कर लिया तो कुशानास ने फाइनली अपना अथॉरिटी और ग्रेटेस्ट पार्ट गंगैटिक बेसिन में अपना बिठा लिया। द कुशानास एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द ऑक्सस टू द गंगा एंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू उत्तर प्रदेश। इन्होंने अपना एरिया, अपना जो कुशान एम्पायर है इसको और एक्सटेंड किया। कहाँ से? ऑक्सस से लेके गंगा और फिर सेंट्रल एशिया से उत्तर प्रदेश तक। तो ये थे कुशान एम्पायर। अब बात करते हैं, कनिष्का वॉज द मोस्ट फेमस कुशान रूलर। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कनिष्का वॉज द मोस्ट फेमस कुशान रूलर। Who is the most famous Kushan ruler? Kanishka. The Kushanas and their successors controlled the Silk Route that passed through Central Asia and Afghanistan to Iran and West Asia, which are a part of the Roman Empire. Kushanas और उनके जो जितने भी सक्सेसर्स आए उन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया हुआ था, जो कि सेंट्रल एशिया से पास करते हुए अफगानिस्तान और ईरान की तरफ जाता है, फिर वेस्ट एशिया की तरफ जाता है, जो कि एक रोमन एम्पायर का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया हुआ था। किसने? कुशानास ने। ठीक है, कुशानास के और कुशानास के जितने भी सक्सेसर्स रहे आगे के उन सब ने। फिर आप बात करते हैं शतवाहना एम्पायर के बारे में। इट मे बी सेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यास इन द डेक्कन वर द शतवाहनास। मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसर्स मौर्यास के डेक्कन में कौन थे? शतवाहनास। समटाइम्स ड्यूरिंग द 1st सेंचुरी BCE, सिमुका एस्टैब्लिश द शतवाहना डायनेस्टी इन द डेक्कन। ठीक है, सिमुका ने क्या एस्टैब्लिश किया? शतवाहना dynasty in the Deccan. The most famous king of the Shatavahanas were Gautamiputra Satakarn. ठीक है, जो मोस्ट फेमस शतवाहनास के किंग थे वो कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्ण। ठीक है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी हिज period of reign seems to be from 60 to 85 CE. The very name of the Shatavahana port त्रिसमुद्री वारा। ठीक है, और ये जो इंडिकेट्स है ना इसके साथ मिल गया हुआ है, तो इसका नाम है जो सतवाहना पोर्ट था। ठीक है, उसका नाम क्या है? त्रिसमुद्र वारा। ठीक है, तो ये त्रिसमुद्र वारा क्या इंडिकेट करता है? दैट क्लेम्स ऑफ लॉर्डशिप ओवर 3 ओशियंस। इंटरनेशनल ट्रेड वाज वन ऑफ द चीफ सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द शतवाहनास। तो शतवाहनास का जो सोर्स ऑफ इनकम था उसमें से एक सोर्स ऑफ इनकम था इंटरनेशनल ट्रेड। वो लोग क्या करते थे? दूसरे जो बाहर के देश के जो थे तो वो उनके साथ ट्रेड करते थे। इंटरनेशनल ट्रेड जिसको कहा गया है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू उनका पैसा आता था। ठीक है, और ये जो इनका शतवाहना पोर्ट है त्रिसमुद्र वारा, ये जो है क्या बताता है? ये इंडिकेट करता है लॉर्डशिप ओवर 3 ओशियंस। ठीक है, मतलब 3 ओशियंस के बीच, 3 ओशियंस में क्या है? लॉर्डशिप दिखाया गया। ठीक है, तो इसमें से जो हाईलाइट किए हुए आप इनको लिख ले, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्टैक्ट विद रोम से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।